हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी। लास्ट टाइम सेक्शन गए थे हिंदू मैरिज एक्ट के 1 से 5 तक। इस वीडियो में हम करेंगे 5 से 10 तक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन कवर करेंगे और वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे ताकि आप जब बेर एक्ट पढ़ें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, आप अच्छे से समझ पाएँ क्या व्हाट इज़ रिटन इन बेर एक्ट। जो न्यू कमर्स होते हैं स्पेशली उनके लिए सबसे टफ होता है कि वो बेर एक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, उसको पढ़ नहीं पाते। और मैंने काफ़ी सर्च करा है यूट्यूब पे भी, देयर मैनी वीडियोज़ आर अवेलेबल, बट दोज वीडियोज़ आर फॉर द मेंस पर्पसेस। कोई कोई वीडियो है जो सिर्फ आपको जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि बहुत कम एक भी वीडियो मुझे ऐसी नहीं मिली जिन्होंने बेर एक्ट की जो है इंटरप्रेट करा हो, बेर एक्ट को वर्ड टू वर्ड समझाया हो, क्लोज बाय क्लोज समझाया हो। तो मैंने आफ्टर डूइंग ऑल दिस research, I decided that I will make a video and I will make you understand each and every word, sub clauses of this Bear Act, so that if you read Bear Act on your own, you will understand each and everything. और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा पहला पार्ट देखें and then come to this section 5 to 10. Let's start. Open your Bear Act. सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, इसको हमने कवर कर लिया था। 6th सेक्शन है और रिपील्ड है, इज नो मोर इन यूज। बाद आता भी 7 सेक्शन नंबर 7 में क्या है, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। ओके, सेक्शन 7 टॉक अबाउट सेरेमनीज ऑफ फॉर ए हिंदू मैरिज। जब भी शादी होती है हिंदू कपल की तो सर्टेन सेरेमनीज परफॉर्म। व्हाट इज दोज सेरेमनीज? सेक्शन 7 में हम लर्न करेंगे उस सेरेमनीज के बारे में, कौन सी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज हैं हिंदू मैरिज के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 7 सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज। Clause 1 says a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. Either party मतलब दोनों में से, हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी भी पार्टी के कस्टम्स राइट्स सेरेमनीज को परफॉर्म कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग दोनों पार्टी में से किसी के भी फॉलो कस्टम्स के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं। क्लोज 2 कहता है वे सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूडेड सप्तपदी। सप्तपदी होता है 7 फेरे लेना। दैट इज टेकिंग ऑफ ए 7 स्टेप्स बाय द bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage become complete and binding when the 7th step is taken. ठीक है, इस सब क्लॉज में हमें पता चलता है कि जो इधर पार्टी मतलब हस्बैंड वाइफ में से किसी की भी कस्टम्स के अकॉर्डिंग शादी हो सकती है, बट दैट मस्ट इंक्लूड सप्तपदी। व्हाट इज सप्तपदी? टेकिंग ए 7 स्टेप बिफोर स्केड फायर। 7 जो फेरे लेते हैं उसको सप्तपदी कहा जाता है। और शादी कब कंप्लीट होती है? जब 7th स्टेप इज टेकन ऑन द 7th स्टेप। जब 7वां फेरा जब कंप्लीट हो जाता है द मैरिज इज कंप्लीटेड। Now come on another section, that is registration of Hindu marriage. Section 8 talk about registration of Hindu marriage. अब हिंदू मैरिज होगी अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड द राइट्स ऑफ द पार्टी इधर टू। सेक्शन 7 में सेरेमनीज को परफॉर्म करा शादी करने में। ठीक है, अब ये शादी के बाद का स्टेप है क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। बिफोर डिस्कसिंग दिस सेक्शन वी मस्ट डिस्कस that one question, that is registration of marriage is compulsory, or what if some don't register their marriage? What happen then? What will be the status of marriage? अगर कोई शादी को रजिस्टर नहीं कराता तो स्टेटस क्या होगी शादी की? और क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है कंपलसरी है या वॉलेंट्री है? विल डिस्कस ऑन दिस सेक्शन। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 8 टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। फॉर द पर्पस of facilitating the proof of Hindu marriage,
द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल अकॉर्डिंग may rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in Hindu marriage register kept for the purpose. Okay, they get for the purpose of facilitating the proof. Why registration is mandatory? Why registration there is? रजिस्ट्रेशन का एक ही पर्पज है, फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज. एक हिंदू मैरिज का एक प्रूफ है ये. द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल. स्टेट गवर्नमेंट कौन रूल बना सकता है इसके अकॉर्ड, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड मेक ए रूल. ओके, प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज मे हैव द particular relating to their marriage entered in such manner and subject to such condition as may prescribed in Hindu marriage register kept for the purpose. स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल बना सकती है किस तरीके से रजिस्ट्रार जो है मेंटेन करेगा, क्या क्या पर्टिकुलर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे शादी के लिए. तो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 दो तीन चीज़ों की बात करते हैं. एक तो पर्पस बता दे रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या. द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज. हिंदू मैरिज का एक प्रूफ है. और सेकंड बात करता है स्टेट गवर्नमेंट का, बताता है कि who can make a rule regarding this. The state government is the authority to make a rule regarding this. Okay. Next 8 sub clause 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the state government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of a particulars referred to in subsection 1 shall be compulsory in the state or in any part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified, and where any such direction has been issued, any person contravening any rules made in this behalf shall be punished with fine which may extend to 25 rupees. सब क्लॉज बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर ये नेसेसरी है और एक्सपीडियंट है टू डू सो, प्रोवाइड दैट एंटरिंग ऑफ पर्टिकुलर रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1. अगर सब क्लॉज 1 में जो स्टेट गवर्नमेंट है इट कैन मेक ए कंपल्सरी. स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कशन है, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक इट कंपल्सरी इन द स्टेट में, पूरे स्टेट में कंपल्सरी कर सकती है, या एनी पार्ट और किसी पार्ट में भी कंपल्सरी कर सकती है. वेदर इन ऑल केसेस, सब केसेस में, और इन केसेस एज में भी स्पेसिफाइड, और किसी स्पेसिफिक केस में और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको कंपल्सरी कर सकती है. वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन इशूड, इसके रिगार्डिंग अगर ऐसी कोई डायरेक्शन इशू कर रखी है. एनी पर्सन कंट्रावेनिंग एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ, और कोई पर्सन उस रूल्स का वायलेट करता है, कंट्राविन करता है, ही शैल बी पनिशेबल, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी. ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन की पनिशमेंट होगी कितनी, विच में एक्सटेंड टू 25 रुपीज़, जो 25 रुपये तक बढ़ सकती है. नेक्स्ट सब क्लोज 3 बात करता है और रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एज सुन एज मे बी आफ्टर दे आर मेड. सब क्लोज 3 बताता है कि जितने भी रूल्स हैं जो इसके रिगार्डिंग बनेंगे और उन सबको स्टेट लेजिस्लेचर में पास कराना पड़ेगा. दे मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, और सब स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को पास करने पड़ेंगे. सब क्लॉज 4 कहता था हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट ए रीजनेबल टाइम बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड शैल बी एडमिशेबल एज एविडेंस for the statements therein contained and certified extracts therefrom shall on application be given by the registrar on the payment to him of the prescribed fee. सब क्लॉज 4 बात करता है द हिंदू मैरिज रजिस्टर. जो हिंदू मैरिज रजिस्टर है जिसको मेंटेन करा जाता है, उसमें सबकी मैरिज की रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड करे जाते हैं. तो हिंदू मैरिज जो रजिस्टर होगा इट शैल बी ओपन, ये ओपन होगा एक रीजनेबल टाइम में, ऐसे नहीं 24 आवर्स इट इज़ ओपन, यू कैन गो एनी टाइम देयर टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर, बट इट शुड बी ओपन ओनली फॉर द रीजनेबल टाइम. फॉर इंस्पेक्शन के लिए रीजनेबल टाइम के लिए ओपन रहेगा. एंड शैल बी एडमिशेबल एज एविडेंस, और ये क्या रहेगा, एडमिशेबल रहेगा एज ए एविडेंस. इट्स ये एविडेंस
एज ए एविडेंस भी इट इज़ एडमिशेबल, इट इज़ ऑल्सो एडमिशेबल एज ए एविडेंस। एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स देन कंटेंट, जो वहाँ स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनको आप एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गेट एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए क्या है कि फीस प्रिस्क्राइब्ड है ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। हर स्टेट ने अपनी अपनी फ़ीस जो है प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से कोई इंस्पेक्ट करना चाहते हैं रजिस्टर को, इफ़ यू वांट टू टेक एनी statements, if you want to extract some statements from there, then you can do by paying a prescribed fee. Subclause 5, notwithstanding anything contained in this section, the validity of Hindu marriage shall in no way be affected by the omission to make the entry. Omission means होता है छोड़ना, मतलब आपको कुछ when there is a duty to do और आप उसको omit करते हो, छोड़ते हो, जानबूझ के स्किप करते हो, तो उसको ओमिशन बोला जाता है। क्लॉज 5 कह रहा है कि द वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज जो है उसकी वैलिडिटी जो है, हिंदू मैरिज की वैलिडिटी शैल इन नो वे, किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होगी बाय ओमिशन टू मेक द एंट्री। अगर आपने एंट्री रजिस्टर कराना, अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया तो हिंदू मैरिज की जो वैलिडिटी है उस पर कहीं इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो शादी है वो वॉइड हो जाएगी, नल एंड वॉइड, ऐसा नहीं है। द मैरिज इज़ वैलिड एंड इट विल रिमेन वैलिड। ओके, तो सेक्शन 8 क्लॉज 5 इसके बारे में बात करता है। इफ देयर इज ओमिशन टू मेक द एंट्री, मैरिज स्टिल रिमेन वैलिड। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। Restitution of conjugal right. Okay. Restitution of conjugal right. For starting this section, I must tell you about it in a very brief. Restitution of conjugal right means होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ को जो है उनका कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि डिवोर्स, लोग जो डिवोर्स तक चले जाते हैं, या डिस्प्यूट है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, उसको रिजॉल्व कराने के लिए, या एक पार्टी जो है घर छोड़ के चलेगी, घर छोड़ के चलेगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट होता है कि जो कोर्ट है वो कंपेल करेगा कि यू मस्ट गो टू योर हस्बैंड और वाइफ प्लेस एंड स्टे विद देम। दैट इज द पर्पस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट। नाउ लेट्स स्टडी इट। सेक्शन 9 टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, अंडरलाइन करो आप, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, withdrawn from the society of the other, withdrawn from the society of the other, तो अंडरलाइन करिए, the aggrieved party may apply by petition to the district court for the restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of statements made in such a petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal right accordingly. Explanation. Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving a reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn, from the society. Okay. चलिए अब दोबारा से अब सेक्शन पढ़ते हैं और मैं आपको इसकी हिंदी भी समझाता हूँ साथ साथ। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। सेक्शन 9 जो है बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की। व्हेन ईदर ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, ईदर पार्टी अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी, ईदर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ हैज़ विदड्रॉन, वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज मतलब बिना किसी एक रीजनेबल कारण के, विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर मीन्स होता है वो घर से चलेगी या दूसरे की जो दूसरे स्पाउस की कंपनी छोड़ दी उसने, दे आर लिविंग सेपरेटली, तो विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी मीन्स दिस, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, जो सी पार्टी ने विड्रॉ कर लिया दूसरे की सोसाइटी से। द एग्रीड पार्टी, जो अनदर एग्रीड पार्टी है वो क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है कोर्ट में बाय पेटिशन के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेटिशन डाल के अप्लाई कर सकती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के एप्लीकेशन लगा सकती है, ठीक है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच ए पेटिशन and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly। तो कोर्ट उसको conjugal राइट की डिक्री दे देगा। conjugal राइट की डिक्री देने का मतलब होता है कोर्ट जो दूसरी पार्टी को कंपेल करेगा
You must go to your spouse and stay with him or her. Explanation. Explanation समझते हैं. Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि वहाँ रीजनेबल एक्सक्यूज़ है सोसाइटी से विड्रॉन करने का, नहीं, तो इसका बर्डन किसके ऊपर होगा? हु हैज़ टू प्रूव. द बर्डन ऑफ प्रूविंग ए रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी. जो दूसरे स्पाउस को छोड़ के चले गया उसको प्रूव करना है कि देयर इज ए रीजनेबल एक्सक्यूज टू विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है. तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? ईदर पार्टी, हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई भी. और कब हो सकती है? जब वो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड पे, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ पे अगर सोसाइटी विड्रॉ करके जाए या उससे दूर रहे हस्बैंड दूसरे स्पाउस से, तो उस केस में जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट के लिए एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है और कोर्ट विल इशू ए डिक्री एंड कंपेल द अदर स्पाउस टू लिव विद दैट अदर स्पाउस. एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि जो रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, विड्रॉन फ्रॉम द रीजनेबल एक्सक्यूज़ का जो बर्डन है, टू प्रूव द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी. तो जिसने विड्रॉज कराया सोसाइटी से उसके ऊपर रहेगा. अब सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं. सेक्शन 10 टॉक अबाउट जुडिशियल सेपरेशन. तो जुडिशियल सेपरेशन समझते हैं क्या है. अगेन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा कि जो जैसे जुडिशियल सेपरेशन होता है और डिवोर्स, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या है? डिवोर्स में जो है बिल्कुल ही पार्टी सेपरेट हो जाती है, कोई राइट्स नहीं रहते, कोई उनको एक दूसरे के लिए ड्यूटी बाउंड नहीं रह जाते. डिवोर्स मीन्स कंप्लीट सेपरेट एंड द एंड ऑफ द मैरिज. ठीक है. और जुडिशियल सेपरेशन मीन्स इट इज़ नॉट अ जुडिशियल सेपरेशन इज नॉट द एंड ऑफ मैरिज. इसमें मैरिज जो है कंटिन्यूशन में रहती है, मैरिज एग्जिस्टेंस में रहती है जब जुडिशियल सेपरेशन होता है. डिवोर्स में मैरिज की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है. लेकिन जो है जुडिशियल सेपरेशन में दे आर नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर, जो इन्हें एक दूसरे के साथ रहें. दे आर नॉट बाउंड टू फुलफिल ईच अदर ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जुडिशियल सेपरेशन आमतौर पे उस केस में दिया जाता है जब पार्टी डिवोर्स के लिए जाती है, तो कोर्ट जो है एक चांस देता है उन्हें, क्या पहले जुडिशियल सेपरेशन में रख देता है. अगर पार्टी फिर भी इंसिस्ट कर रही है डिवोर्स के लिए, देन डिवोर्स इज प्रोवाइडेड टू देम. तो जुडिशियल सेपरेशन स्टेप है बिफोर गोइंग फॉर अ डिवोर्स. पढ़ते हैं जुडिशियल सेपरेशन. सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन. इधर पार्टी टू द मैरिज, दोनों में से कोई भी इधर पार्टी, हस्बैंड एंड वाइफ, वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के आने, हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले और बाद में, भले ही शादी से पहले हुई हो हिंदू मैरिज एक्ट से, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. में प्रेजेंट ए पेटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर ए डिक्री फॉर ए जुडिशियल सेपरेशन के लिए ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13. तो सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स में जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप पेटिशन फाइल कर सकते हैं. एंड इन द केस ऑफ ए वाइफ also on any of the grounds specified in the subsection 2 thereof as a grounds on which a petition for divorce might have been presented. सेक्शन 10 जो है जुडिशियल सेपरेशन बताता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई भी पार्टी जो है, भले ही शादी जो है हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले हुई हो या उसके बाद में हुई है, इससे इफेक्ट नहीं होता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. कोई भी पार्टी जो है पेटिशन फाइल कर सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए. किन ग्राउंड्स पे? जो 13 सबसेक्शन 1 में जो मैंशनड है. सेक्शन 13 जो है डिवोर्स की बात करता है और डिवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं सबसेक्शन 1 में है, ये उन ग्राउंड्स में जो है पेटिशन फाइल कर सकते हैं. और इन द केस ऑफ ए वाइफ ऑल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 2 देयर ऑफ. तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में स्पेशल ग्राउंड्स हैं ओनली फॉर वीमन, जिसमें सिर्फ जो है वाइफ फाइल कर सकती है. तो जो वीमन जो है उन ग्राउंड्स में भी पेटिशन फाइल कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए. Which petition for the divorce might have been presented. 10 सबसेक्शन 2 बात करता है where a decree of a judicial separation has been passed. जहाँ जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी गई है, it shall no longer be obligatory for the petition to cohabit with the respondent, but the court may, on the application by the petition of either party,
and on being satisfied of the truth of the statements made in such petition resigned the decree if it is considered is just and reasonable to do so. सब क्लोज दो बात करता है कि वेयर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास, जहाँ जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे दी गई है, इट शैल नो लॉन्गर, जब डिक्री जुडिशियल सेपरेशन डिक्री मिल जाए तो इट उसके बाद क्या हुआ, नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर पेटिशन टू कोहेबिट, तो उनको साथ रहना जरूरी नहीं है, रिस्पोंडेंट के साथ रहना जरूरी नहीं होता. But the court may, on application by the petition of either party, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, resign the decree if it is considered it's just and reasonable to do so. लेकिन जब कोर्ट को दूसरी पार्टी के स्टेटमेंट्स से लगे कि जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री नहीं देनी चाहिए, तो कोर्ट जो वो भी कर सकता है, डिक्री ना भी दे. तो इस वीडियो में हम सेक्शन 10 तक करेंगे. बाकी के कुछ सेक्शंस जो हैं हम आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द अनदर सेक्शंस. वी विल लीव इट नाउ. आई होप यू अंडरस्टैंड all the sections which I which I have taught you in this video. It is all for today. Thank you and have a nice day.